After sulfuric acid, the next topic is oxygen. Our heading is oxygen, also called dioxygen. That is O2, the famous gas. तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन गैस के बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन की बात करें, ऑक्सीजन को बनाते कैसे। देखो, इसको प्रिपेयर करने का मेथड क्या रहेगा। उसमें हम क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। इसको बोलते हैं ना कि विद्युत अपघटन कर देना। आपको मालूम होगा कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से दो गैसेस बनती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखो, मैं आपको इसकी पूरी केमिस्ट्री कन्विंस करता हूँ कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है। चलिए सब ध्यान दीजिएगा, देखिए। अब थोड़ी सी इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगानी पड़ती है। आपने क्या किया, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो पता करंट पास करने से यह आयंस पे टूट जाता है। देखो, ऐसे ब्रेक हो गया, या ऐसे ब्रेक हो गया। फिर आपको पता है ये आयन कहाँ जाते हैं, ये आयन कैथोड पे जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए होता है, अपना रिडक्शन। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके वहां पे हाइड्रोजन गैस बन के एक तरह से डिपोजिट हो जाते हैं। ये आयन कहाँ पे जाते हैं, ये एनोड पे जाते हैं। इनको अपना ऑक्सीडेशन चाहिए होता है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। और ये OH क्या करता है, एक और OH से मिलके ना टूट जाता है इनटू H2O एंड O2, ऐसे ब्रेक हो जाता है। ओके, तो ये इसकी केमिस्ट्री है। इस तरह से बनती है ऑक्सीजन गैस। सिंपल सा फंडा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, विद्युत अपघटन कर दो। एक मेथड हमारा ये पूरा हो गया। ऐसे कुछ मेथड्स आएंगे, देखो, और मैं आपको मेथड सिखाता हूँ कि ऑक्सीजन गैस और कैसे बन सकती है। जरा देखते हैं। एक तरीका होता है, आप ना हीटिंग कर दो सिल्वर ऑक्साइड की, सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इनकी हीटिंग कर दो, इन्हें ऐसे गर्म कर दो। कुछ एक बात पता हो कि सिल्वर की ना ऑक्सीजन से बहुत बेकार एफिनिटी होती है। ये बात पता है आपको, सिल्वर ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। सिल्वर बिल्कुल भी ऑक्सीजन को पसंद नहीं करती है, ऐसे कह दीजिए। अगर आपने हल्की सी हीटिंग की तो सिल्वर अलग हो जाएगी, और वहां से क्या निकाल देगी, साथ में ऑक्सीजन। ये फैक्ट है। आपने कभी चीज सुनी है? एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देखो, सबसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब बॉयज गर्ल्स पार्टिसिपेट करें। सिल्वर, चांदी जो होती है, वो कुछ दिनों बाद ब्लैक कलर की हो जाती है। ये बात तो सबने देखी होगी। आपके पास कोई भी चांदी की चीज है, वो कुछ दिनों बाद काली पड़ जाएगी। आपने कोई चांदी की अंगूठी पहन रखी है, कुछ भी घर में है, वो कुछ दिनों बाद काला पड़ जाता है। मालूम है क्यों? क्या बनता है, क्या बनता क्या है? बताओ, जल्दी बताओ। ब्लैक कलर क्यों आता है? जिसको पता है बताए फटाफट। सिर्फ ऑक्सीडाइज कहना सफिशिएंट नहीं होगा, क्या बनता क्या है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। देखो, ये होता है ब्लैक कलर का, सच बात होगी। देखो, ये होता है ब्लैक कलर का Ag2S। इसको याद रखो हमेशा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि चांदी कुछ दिनों बाद ब्लैक कलर की हो रही है, तो वो Ag2S बनने की वजह से हो रही है। देखिए, एक मिनट रुक जाओ। आपको ये क्वेश्चन मैंने क्यों समझाया? मैंने आपको इसलिए बताया, एयर में ऑक्सीजन होने के बावजूद क्या नहीं बना, Ag2O नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको ऑक्सीजन से हेट है। सिल्वर ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फैक्ट इज दैट। सिल्वर सल्फर को लाइक करती है, इसलिए बनाती है Ag2S। इसका भी रीजन होता है कि इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, उनकी बॉन्डिंग क्यों नहीं बन रही है। लो, इसका भी रीजन सुनो, सब ज्यादा ध्यान दो। देखो आप, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। देखो, पहले मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है। आप चाहे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना। ये बताओ, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, मुश्किल है? मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्फ़िगरेशन का हिंट करता हूँ। इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये सिचुएशन आती है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो ये आ जाएगी। ये G+ का कॉन्फ़िगरेशन। बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है, मुश्किल है? बहुत ही आसान है। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पुअर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत आसान है। नोट मत कीजिए अभी, बात तो समझिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है, मुश्किल है? बहुत बहुत आसान है। उसके पीछे रीजन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना हाई है, इतना हाई है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बड़े आराम से ले लेता है। फैक्ट इज दैट है। इसको पता है केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट का मतलब ये होता है, सॉफ्टली कहते हैं ना, सॉफ्टली, इजिली, ये आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। बहुत ही सॉफ्ट एसिड है। अब बताओ, इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मुश्किल है? इसके लिए देना बहुत आसान है। सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है। ये सॉफ्ट बेस है। क्या कहते हैं इसको? सॉफ्ट बेस। ये सॉफ्ट बेस, ये सॉफ्ट एसिड। और सॉफ्ट सॉफ्ट की बॉन्डिंग कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना।
सॉफ्ट सॉफ्ट की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। यहां पता प्रॉब्लम क्या है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स हैं ये। इनऑर्गेनिक कहती है अगर एक सॉफ्ट है एक हार्ड है तो बॉन्डिंग बेकार बनेगी, और दोनों सॉफ्ट होंगे बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनेगी, दोनों हार्ड होंगे तब भी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। इसीलिए सिल्वर का जो ब्लैक होने का रीजन है वो Ag2S है, Ag2O नहीं है, क्योंकि सिल्वर को तो ऑक्सीजन से हेट है। सिल्वर कह रही मैं नहीं ऑक्सीजन चाहती, यही चीज मरकरी के साथ है। मरकरी की भी यही पोजिशन है, Ag2+ भी सॉफ्ट एसिड में आता है, ये सॉफ्ट एसिड है, वो हार्ड बेस है। बताओ कैसे बॉन्डिंग अच्छी हो पाई, तभी तो हमने हीटिंग की और हीटिंग करके तोड़ के ऑक्सीजन गैस बना ली। यहाँ पे मरकरी अलग हो जाता है, मरकरी कह रहा है मैं भी ऑक्सीजन को पसंद नहीं करता हूँ, देखो ऑक्सीजन बन गई, हमारा टारगेट पूरा हो गया। बोलो सबको आया समझ? तो Ag2S ध्यान रखना, चांदी का जो ब्लैक होने का रीजन है वो Ag2S है, इस बात को भूलना नहीं। जल्दी किसी को कॉपी करना कर, वो कीजिए इसको। बातें नहीं स्टूडेंट्स, काम करिए फटाफट। सिल्वर का ब्लैक होने का रीजन है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, नॉट सिल्वर ऑक्साइड। इस छोटी सी बात से सीखने की कोशिश करिए, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना आपको वहां रियलाइज होगा कि सिल्वर की ऑक्सीजन से पुअर एफिनिटी है, सिल्वर ऑक्सीजन दूसरे से हेट करते हैं, हेट ध्यान रखना। उसका रीजन है एक सॉफ्ट एसिड है एक हार्ड बेस है, दोनों की बॉन्डिंग कभी बनी नहीं सकती, दोनों दूसरे के अपोजिट है ऐसे मान लीजिए। हाँ Ag2S आराम से बन जाएगा, उसके पीछे रीजन है दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, ये सब बातें पता हो। और जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि सिल्वर आयन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। उसके पीछे रीजन यही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आराम से ले रहा है। ये वहां रियलाइज हो जाएगा, अगर मेरे पार्ट में आया तो कराएंगे आपको ना, दैट शुड बी क्लियर। जल्दी से हम लोग अपनी नॉर्निंग पूरी करें, देखो हमारा डी ब्लॉक चल रहा है, इसके बाद डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, दो चैप्टर और रहेंगे और हमारी मॉर्निंग फिनिश हो जाएगी। और आपको बार बार कह रहे हैं आप रीजन करना शुरू करिए, फिजिकल करें, सब लोग डाउट्स लाया करें। कल डाउट क्लास रख लेते हैं अगर आप चाहें ना, एक्स्ट्रा आधे घंटे की एक डाउट क्लास कर लेते हैं, तो डाउट्स देंगे सारे, एक चैप्टर ले लो आप कोई भी अपने मन से, कोई भी स्कोरिंग चैप्टर, उसका डाउट डिस्कस करो। चलिए होपफुली क्लियर। दो प्रिपरेशन हमारी बड़ी सिंपल है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, विद्युत अपघटन कर दो, और इन दोनों की हीटिंग कर दो। हीटिंग करने से आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। चले आगे, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, ठीक है? अगले स्टेप पे आ रहे हैं, डन। देखो तीसरा मेथड क्या होता है, हम तीसरे मेथड में ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हीटिंग कर देते हैं। देखो इसकी हीटिंग करने से क्या होता है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। पेरोक्साइड कहने के पीछे रीजन है, इसके पास कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, सबको दिख रहा है। और आपको मैंने शायद क्लास में बताया हो, देखो और नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा क्लियर कर लें आप। पेरोक्साइड बॉन्ड में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम है, देखो सबको दिख रहा है इसके पेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण हो रहा होता है, ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, इसको तोड़ना बहुत आसान है। देखो जैसे ही मैं इसकी हीटिंग करूंगा ये टूटेगा, ये अपने में से ना एक ऑक्सीजन निकाल देगा, देखो एक ऑक्सीजन निकल गई, एक ऑक्सीजन निकल गई, बाकी पार्ट वाटर बन गया, और ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना दिया, O2। बाकी मैं इसको बैलेंस बैलेंस कर लूंगा, मैंने बैलेंस कर लिया। कितना सिंपल तरीका है, आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हीटिंग की, आपको ऑक्सीजन मिल गई। एक बात बड़ी काम किया, देखो देखो सब रियलाइज करना, आपकी चीजें सारी रिवाइज हो जाएंगी, ब्रश अप हो जाती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में बताना फटाफट, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में बताओ, जल्द बताओ। अरे गलत बात ना, -1, ये पेरोक्साइड है, -2, और यहाँ तक तोहित कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन में, तोहित से पूछना है, जैसे तोहित कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, 0, फ्री स्टेट है ये। अब क्या हुआ, इसकी स्टेट डाउन हुई, इसी की स्टेट अप हुई, इसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये वर्ड आपको बहुत बार बताया गया है, आज तो कोई सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। बोलो सब बच्चे एग्री होंगे, देखो सीखी इन चीजों को, इनमें कौन सा बहुत मुश्किल काम है। एक और मेथड है, अगर मैं हीटिंग कर दूं, अगर मैं हीटिंग करूं रेड लेड, किसी को पता है रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4। देखो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपने किया होगा ये सब चीजें ना,
आपने पता नहीं क्यों यार चीजों को वो नहीं करते रिकॉल आप लोग। आगे हम रेड लाइट इसको बोलते हैं PB304। ये रेड लाइट होता है, रेड लाइट। अगर ध्यान दो सब लोग, पता है रेड लाइट किस चीज से मिलकर बना होता है? PBO एंड PBO2। देखो ये इनका मिक्सचर होता है, सही बात तो ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। और आपको पता हो शायद, अभी हमारा ये आने भी वाला है, लैड के अंदर अच्छा खासा इनर्ट पे इफेक्ट होता है। किसी को पता है लैड की स्टेबल स्टेट कौन सी है? +2। देखो जो ये +4 में बैठा है ना, ये +2 बनना चाहता है। जब मैंने इसकी हिटिंग की है टूटेगा। ये ना 100% अपने में से ऑक्सीजन निकालेगा और खुद को PBO बनाने की कोशिश करेगा। और ऑक्सीजन निकालेगा, मेरे वर्ड सुनो, क्यों निकालेगा? क्योंकि इसको अपनी स्टेट डाउन करनी है। हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए थी, उसने ऑक्सीजन निकाली, हमें ऑक्सीजन मिल गई। बस सॉ बड़े सिंपल सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इसको, कितने सिंपल। एक और तरीका है, फिफ्थ वन, उसमें पोटेशियम क्लोरेट को हीटिंग कर देते हैं। देखो इसको भी सीखिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की यहाँ पे सबसे कम स्टेट है, क्लोरीन की यहाँ पे हायर स्टेट है। आपको पता है सबसे कम स्टेट किसका इंडिकेशन होता है? किसी की सबसे कम स्टेट हो, वो क्या चाहता होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो अपनी स्टेट को बढ़ाना चाहता है। देखो ध्यान देना, जिसकी सबसे कम स्टेट है उसकी नेचर क्या होगी? अब बढ़ाऊं अपनी स्टेट। मान लीजिए आपके हर टेस्ट में 100 में से 0 नंबर आते हैं, आपको कैसा फील होगा यार? या बहुत इंसल्ट हो गई। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार 0 है, अब तो मुझे बढ़ने हैं, बढ़ाने हैं। वो राइज करने की कोशिश करता है, ये नेचर है। यहाँ पे इसकी स्टेट सबसे कम है, स्टेट बढ़ाना चाहता है, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा इसकी स्टेट कैसी है? ना हाईएस्ट ना लोवेस्ट, बीच में लाई कर रही है। ये दोनों काम कर सकता था, ये इस टाइम काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो समझो लॉजिक होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल्स लगाओ। सबसे कम स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ये काम करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। पता क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, जिसकी स्टेट नेगेटिव होती है। अगर किसी की ऋणात्मक स्टेट है तो आफ्टर ऑक्सीडेशन वो 0 बन जाती है। देखो इसको फ्री कर दिया, 0 बना दिया उसको, नेगेटिव वाले को 0। पॉजिटिव नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन की पॉजिटिव स्टेट लाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फ्लोरीन चाहिए। फ्लोरीन तो है ही नहीं। फ्लोरीन ने इसकी स्टेट बढ़ा दी, अपनी डाउन कर ली। तो क्लोरीन की सबसे कम स्टेट क्या है? -1। तो उसने अपने आप को KCl में ब्रेक कर ली। लीजिए इसको बैलेंस वैलेंस कर लेते हैं। हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमें तो ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑक्सीजन मिल गई। तो थोड़ा सा ना ये प्रिपरेशन आपको आए अच्छे से। और यहाँ पे ना MnO2 कैटलिस्ट भी होता है। आपका वैसा पी ब्लॉक ना बहुत एलिमेंट्री है, बहुत डेप्थ में पी ब्लॉक नहीं करना, लेकिन कुछ बेसिक बातें जैसे देखो ये ऑर्गेनिक भी तो पढ़नी है ना। ऑर्गेनिक के अंदर ये प्रिंसिपल्स काम आएंगे, ये फंडामेंटल आपको ऑर्गेनिक के अंदर काम आएगा, ये भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो चीजें इस तरह की स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए नोट कीजिए इनको फटाफट। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिलेक्शन आप चाहेंगे तो होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं। जो आप चाहेंगे वो होगा, और आप चाहते हैं ना आपका सिलेक्शन हो तो हो जाएगा। अब आप चाहते नहीं तो फिर नहीं होगा। एक्चुअली उसके लिए फिर आप देखो, जो चाहेगा वो मेहनत भी करेगा। उसको पता है यार मेरी लाइफ की ये विश है, तो फिर मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा। और देखिए आज 9 दिसंबर हो गई, आपको पता ही है टाइम कितना शॉर्ट रहेगा। कोटा वोटा के बच्चे तो 2 महीने पहले सिलेबस पूरा करके रिवीजन में लगे हुए हैं। हम तो भी बहुत दूर हैं उससे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अभी भी जाग जाओ, फिजिकल करनी शुरू कर दो, और घर पे जितना हो सकता है बेस्ट करो। फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक के अंदर हम बात करें तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। ये पी ब्लॉक में कल एंड कर दूंगा, इसको कल एंड करके डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन फटाफट होता है। देखो बस यही कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाइए देखो यार, जो सच में चाहते हैं ना, मेहनत करिए। कल टाइम लीजिए मुझसे, ½ 1 आवर एक्स्ट्रा डाउट्स के लिए। एक चैप्टर कोई पकड़ लो आप, जैसे स्कोरिंग चैप्टर की बात करूं मैं, मान लो हम फिजिकल की बात करें, प्योर स्कोरिंग की बात करें, आप शुरुआत करिए थर्मोडाइनमिक्स से। थर्मोडाइनमिक्स से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे यार, 100% को रोक ही नहीं सकता हूँ। पेपर तो प्री डिसाइडेड है क्या क्या आना है। और एनसीईआरटीज करिए पहले यार, इनके 16 एग्जांपल्स करिए, एक्सरसाइज करिए। अपने आप ही देखो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई सिलेक्शन ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम आएगी आपको, मेहनत की जरूरत है। बॉयज भी जागे, सब लगे, जिसको जितना जितना आता है ना, सबकी कोशिश होनी चाहिए। कोशिश में जरा सी भी कमी ना हो। दुनिया भर की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, पेपर्स है मार्केट में, देखो सब ऑनलाइन अवेलेबल भी है।
आप देखिए क्या टेस्ट है, किस तरह की चीजें आ रही हैं। देखो मैंने कुछ एलिमेंट्री बातें बता दी। एक कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीखा, सिल्वर का ब्लैक कलर होने का रीजन, सिल्वर का ऑक्सीजन से हीट होना, ये सब बातें मैंने आपको बताई। चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने, उम्मीद है। तो ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन मैंने करा दी। ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। चलिए अगले स्टेप क्या है, नोट कर चुके हैं सब लोग। देखिए सब एनसीईआरटी, आपको बार बार कहते हैं, कोई नहीं लिख पाया, मैटर ऑफ चांस छूट गया, तो मैं एनसीईआरटी से बाहर में जो आ ही नहीं रहा हूँ। आप वहां से देखिए, बुक साथ में लेके बैठ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। देखो अब ऑक्सीजन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्थ रिमेम्बरिंग है, हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। अगर सब बच्चे ध्यान दो। कुछ चीजें तो अपनी कॉमन सेंस से पता लगा लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस सबको पता है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑक्सीजन गैस हर जगह है। एयर में ऑक्सीजन है। पहली बात तो कलरलेस गैस है, तो कलर तो होता नहीं इसका, वेल नोन है। कोई अडर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। एयर से कोई स्मेल नहीं आ रही होती, अडरलेस गैस है, कोई भी सोच सकता है। हाँ पानी में सोलुबल है। आपने कभी देखा होगा, अगर मान लीजिए, देखो सब ध्यान दो, जैसे हम पानी पीते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, और पानी को बहुत गर्म कर लो, उसका टेस्ट अलग होता है। क्यों? यही महसूस करा। जैसे घर पे आप सर्दी चल रही है, सब गुनगुना पानी पीते हैं, गर्म पानी पीजिए, तो गर्म पानी का टेस्ट और डिफरेंट होता है। क्यों? उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, उसमें से ऑक्सीजन चलेगी। ये फैक्ट है, उस गैस का भी रोल होता है। तो सोलबल इन वाटर, मैं वैसे ही बता रहा था, पानी में सोलबल होती है। अच्छा इसका मोलर मास बताओ, बताओ इसका अणुभार कितना है, जल्दी बताओ। 32, 32। और एयर का कितना होता है? 29 पॉइंट समथिंग होता है, 29 पॉइंट समथिंग। नेचुरली एयर से भारी है, हैवियर देन एयर। ये गैस हवा से भारी है। अगर हम इसको बलून के अंदर भरेंगे ना, तो बलून उड़ेगा नहीं, क्योंकि गैस हैवियर है। पक्की बात, ठीक है। तो कलरलेस गैस, अडरलेस गैस, पानी में सोलबल थोड़ा पता लगी रहा है, और हैवियर देन एयर। कोई ऐसी बात नहीं जो आपसे कंपटीशन में राइज करी है। हाँ कभी भी हल्के भारी का पता लगाना तो ऐसे पता लगा लिया करो, उसका मोलर मास जरूर चेक कर लिया करो। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा ध्यान दो, रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखिए आपको एक बात पता हो सब बच्चों को, शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन एक कैसी गैस है? पैरामैग्नेटिक गैस है, पैरामैग्नेटिक। आपको पता है पैरामैग्नेटिक की नेचर है ये। इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। देखो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, हमें अच्छे से ना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्यों है पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, युग्मित है। देखो ऐसे होती है ऑक्सीजन, वेलॉन, इस तरह से होती है ऑक्सीजन। अगर आपको इसका एमओ डायग्राम आता हो ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, एमओटी अप्लाई करो इसके ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड निकल के आएंगे, उसने इसको पैरामैग्नेटिक बना रखा है। तभी तो ऑक्सीजन इतनी रिएक्टिव होती है। देखो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पे भी ये फंडामेंटल काम आएंगे, वरना उसके बिना ऑर्गेनिक भी नहीं आ सकती अगर ये सब नहीं आएगा। बाकी ऑक्सीजन की बात कुछ और खास, किसी से भी रिएक्शन कराओ, सबके साथ रिएक्शन कर लेती है। कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड, सबके साथ रिएक्शन कर लेती है। इतनी रिएक्टिव गैस होती है, ऑलमोस्ट हर एक के साथ रिएक्शन कर ही लेती है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने कंबस्शन कराया तो भी ये पार्टिसिपेट करेगी, सबको पता ही है, तो कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है ना, तो सब सिंपल है। हाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जितनी भी रिएक्शन कराएंगे ना, सबके सब एक्सोथर्मिक है। क्या होता है बच्चे एक्सोथर्मिक? वॉइस बताना, वॉइस किसे कहते हैं एक्सोथर्मिक? एक्सो का मतलब नहीं जानते, एग्जिट जानते हैं, एग्जिट। तो बस पता लग जाता है हीट इवॉल्विंग रिएक्शन है सारी की सारी। लेकिन अगर आपने N2 से रिएक्शन कराई, नाइट्रोजन से रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ? आपको बताओ, यहाँ पे हीट इवॉल्व नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब होती है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। एन टू गैस इनर्ट गैस होती है ना, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, तो नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन के अंदर और कुछ स्पेशल बात नहीं, ये सब बातें बता दी मैंने। ये सबसे मेन बात है, ये बात नहीं भूलनी और ये बात नहीं भूलनी, इसी का कंपटीशन हो रहा है एक्चुअल में, बात तो यही है। कॉपी करिए फट, बात मत करिए मुझसे, चुपचाप काम मेरे से करना। तो ऑप्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, नथिंग स्पेशल। ये ब्लॉक बहुत जनरल आएगा, ये क्लियर है बिल्कुल, इंस्ट्रक्शंस है। ये ब्लॉक बहुत टैप भी नहीं करना, बट ठीक है पूरा टॉपिक कराता हूँ, कुछ बातों को मैं स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ जरूर लीजिए आप। जैसे N2O2 की रिएक्शन कितनी काम की रिएक्शन है। इसके बाद ऑप्शन का पैरामैग्नेटिज्म, वेल नॉन टॉपिक, वेल नॉन टॉपिक। ये टिप्स पे होना चाहिए। सिल्वर का ब्लैक कलर और कॉज मैंने आपको दे दिया।
सिल्वर की ऑक्सीजन से पुअर एफिनिटी मैंने आपको बता दिया, और इसका एविडेंस मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक के अंदर। और आजकल ऑक्सीजन को ऐसे माना जाता है, देखो मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं डायरेडिकल। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आपको सिखाया जाएगा, इसको डायरेडिकल कहते हैं, डायरेडिकल। डाई का मतलब दो। आप देखोगे दो मुक्त मूलक बन रहे हैं इसके, दो रेडिकल देखो आप। तो आजकल ऑक्सीजन को कोई ऐसे नहीं मानता, ये टाइम चला गया कि ऑक्सीजन को ऐसे डील करा जाता है। दैट्स रॉन्ग। आजकल ऑक्सीजन इस तरह से मानी जाती है, डायरेडिकल फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, तभी तो इतनी रिएक्टिव होती है, हर चीज से रिएक्शन कर लेती है ना। तो ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो, आगे ऑर्गेनिक में चांस मिलेगा तो वहां पे भी आपको सिखाएंगे, चीजों को फील भी करवा देंगे जो बता रहे हैं आप। वही देखिए एनसीईआरटी देखिए, साथ में टिक करके चले जाइए, टाइम सेव करिए, टाइम का तो रोल है सारा। चलिए इसे कॉपी करना है। ऑप्शन का डिस्कशन भी कंप्लीट हुआ हमारा। जनरल, सब जनरल करना है, बहुत टैप पे नहीं जाना। बाकी आपको टेस्ट सीरीज कर रहे हो, कैसे मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज में आपके? वॉइस कर रहे हैं को टेस्ट सीरीज? को टेस्ट दिया आप लोगों ने रिसेंट, गर्ल्स में से कोई? कैसे मार्क्स आ जाते हैं? केमिस्ट्री की बात करें पर्टिकुलरली, कितने आते हैं? केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं देती हैं आप? केमिस्ट्री नहीं, टेस्ट सीरीज का मतलब पूरा टेस्ट होता है ना, उसमें पूरा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब आता है। आपके कितने मार्क्स केमिस्ट्री में कितने आते हैं? तो मैडम उसको बढ़ाइए ना, अभी 40 मार्क्स का डिफरेंस है। ये 40 मार्क्स का डिफरेंस है, तो टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने वो 40 अचीव किए तो सिलेक्शन, माना वही प्रॉब्लम आ रही है बार बार मार्जिन का के रूप में। तो 40 कम कहाँ रहते हैं सोचो आप। हर एक पर्सन को अपनी वीकनेस पता होती है कि मेरे को ये गलती है, मेरे को ये नहीं आता, बताओ हमें, हम उसको ठीक करेंगे। तो 40 पे फोकस करो आप। बाकी कोई और टेस्ट देता हो? कोई टेस्ट वैसे नहीं दीजिए, कोई टेस्ट वगैरह, कोई टेस्ट सीरीज। तो कितने मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में आपके? देखा करो ना, देखो ये जरूरी है, एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स है नेक्स्ट आर्टिकल। अब ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी 100% क्वेश्चन आएगा, पूरे पूरे चांसेस। देखो अब नोट मत करना, एक इसको एक बार में पूरा कर दूंगा। ऑक्साइड सबको पता है कि बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाई का मतलब दो, जिनमें दो एलिमेंट होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट, जो ऑक्सीजन और एक दूसरे तत्व के मिलने से बनते हैं। एक तो उनमें ऑक्सीजन होती है, एक कोई दूसरा एलिमेंट भी होता है। देखो मैं कुछ ऑक्साइड के एग्जांपल दूं आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप ध्यान से देखो आप, इनमें आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, और लेकिन एक ऑक्सीजन होना जरूरी है, एक ऑक्सीजन होना जरूरी है, बाकी दूसरा कोई कुछ भी होता रहे डजेंट मैटर। ये देखो ये सब ऑक्साइड है, तो यहाँ तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इनकी चार कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज समझिए। देखो अब जरा उन पे ध्यान दीजिए। पहले होता है, इसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक, हिंदी में कहते हैं अम्लीय। क्या पहचान होती है एसिडिक ऑक्साइड की? उसमें 100% कोई ना कोई नॉन मेटल होती है, धातु। देखो मैंने जितने भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कौन है, कोई नॉन मेटल है। कार्बन सबको पता है नॉन मेटल है, धातु है, कार्बन है ना, नॉन है। उसके बाद क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ओके, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड। और जितना नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हुआ, उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। आपको बात पता हो, जितना धात्विक गुण बढ़ेगा, नॉन मेटालिक करेक्टर कहते हैं, उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। जनरल बातें देखो, फील करने वाली बातें क्लास 8 9 से करते आ रहे हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक होते ही होते हैं। लिख लेंगे अभी, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक की क्या पहचान होती है? वो मेटल के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉन, लाइक बेरियम ऑक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड है। इनकी क्या खास बात है? सब बेसिक है। पानी में डालोगे बेस बना देंगे, उनको डालोगे तो एसिड बना देंगे। एक थर्ड कैटेगरी है, सुपर कैटेगरी है, कंपटीशन फेवरेट, न्यूट्रल ऑक्साइड। हिंदी में कहते हैं उदासीन। देखो ना तो ये पानी में एसिड बनाएंगे ना बेस, ना ही एसिड बनाएंगे ना बेस। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। देखो एक अलग से डायरी मेंटेन कर लो, उसमें ऐसी बातें लिखा करो आप जो बिल्कुल फैक्ट्स होती हैं। जैसे N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, आपको लर्न करना पड़ेगा।
एनो कोई आपकी हेल्प ही नहीं कर पाएगा। ये वैसी केमिस्ट्री है मेमोराइज करनी पड़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, देखो 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है आपके टिप्स पे होने चाहिए। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर। इन सबको पानी में डालोगे ना, pH 7 की 7 ही रहती है। ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड, इन चारों में से कोई एक आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस। और एक कैटेगरी होती है एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक का मतलब दोनों काम करने वाले, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, अम्लीय भी क्षारीय भी। देखो इसके लिस्ट बनानी पड़ेगी मेरे को, ये भी लर्न करनी पड़ेगी आपको। बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट है अगर डिस्कशन करते हैं। इनको तो मेमोराइज करो आप, थोड़ा थोड़ा इनको टाइम रोज दिया करो। ऐसी केमिस्ट्री देखो, ये सब मेमोराइज करने वाली केमिस्ट्री। मैं भी कोशिश करता हूँ आपको फील करा दूं। देखो ये मेरे हिसाब से सबके सब क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। होपफुली मैंने सारे कवर कर दिए। ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। इनको अच्छे से कर लीजिए। ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक है, अम्लीय भी है क्षारीय भी। तो ये एम्फोट्रिक होता है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इनको भी अच्छे से करना होगा। आप कभी भी देख लो, हर टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन के ऊपर आता ही आता है। एक क्वेश्चन मिल रहा है हर टेस्ट सीरीज के अंदर, यहाँ से भी और एक मैचिंग मिल सकता है, मैच द फॉलोइंग, कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है। तो कॉपी करना कर लो फटाफट। देखो घर जाके टाइम दो, मेहनत करो यार, देख टू और डाई। इसके बाद हमारी अभी 3 फैमिलीज और पेंडिंग है, 15, 13, 43 ग्रुप्स और जनरली करना है सारा हमें। उसके बाद डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पहले कर देंगे, फिर डी एंड एफ करके एंड कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, वाटर, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड, सब न्यूट्रल। न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एम्फोट्रिक, सब आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड मोर द नॉन मेटालिक करेक्टर, मोर द एसिडिक करेक्टर, मोर द मेटालिक करेक्टर, मोर द बेसिक करेक्टर। सब जनरल चीजें, वो भी सोच सकता है इनको। सब एम्फोट्रिक है, इनको अच्छे से कर लीजिए। चलिए ऑक्साइड्स फिनिश है, थोड़ा फास्ट पहले बोला, देखो बहुत सारा काम पेंडिंग है। चलिए होपफुली फाइनल है ये, ठीक है। देखो उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ऑक्साइड्स वी हैव फिनिश्ड, अब ठीक है, डन है। नेक्स्ट आर्टिकल इज टर्म्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट हेडिंग सल्फर डाइऑक्साइड, द फेमस गैस सल्फर डाइऑक्साइड। चलो करते हैं स्टार्ट। आप बताओ पहली बात, ये एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है? एसिडिक क्यों? सल्फर, सल्फर यहाँ पे कौन है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिड। लिखिए मत अभी, को लिखने की जरूरत नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। किसी को पता है इस गैस की जो स्मेल है, स्मेल अपनी स्मेल के लिए फेमस है ये। एक तो इसको कहते हैं सफोकेटिंग अडर, जो इसकी स्मेल होती है वो सफोकेटिंग होती है। और दूसरी बात पता है क्या, एक स्पेशल स्मेल है इसके लिए, बोलते हैं स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। देखो ये इस नाम से फेमस है, बट सॉन्ग फिर सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड को बनेगा, कॉमन सेंस है। को हमारे से कहते हैं वी हैव अ गैस ऑफ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, अंडरस्टूड इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, अब आराम से कॉपी करते हैं।
बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जल्दी बताओ। +4, ये चीजें तो और हो जाती हैं। सल्फर की लोवेस्ट कितनी है, -2। हाईएस्ट कितनी है, +6। बीच में लाई कर रही है, बीच में लाई करने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इस तरह का पी ब्लॉक आपको करना है जनरल, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों काम करती है गैस। अच्छा आपने कभी एक चीज सुनी है, एक गैस होती है पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइव वाटर को मिल्की कर देती है, सुना आपने? चूने के पानी को दूधिया कर देना, सबने पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ कि लाइव वाटर को मिल्की कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों कर देती है, अच्छा बताओ बॉयज, क्यों आता है मिल्कीनेस, रंग दूधिया क्यों हो जाता है? चलो गर्ल्स में से पीछे 3 गर्ल्स बैठी हैं, बता सकती हैं कि चूने के पानी में CO2 को पास किया, उसका रंग दूधिया हो गया, उसका रंग मिल्कीनेस आ गया, क्यों आया? आप बताइए, एमएस कॉलेज स्टूडेंट, आप बता सकते हैं तीनों? देखो अभी यहाँ प्रॉब्लम है ना, हम पीछे से कुछ बेस लेके नहीं आए, बताओ क्या रीजन है, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है मिल्कीनेस का रीजन। बात मत करो, क्यों नहीं पढ़ा हमने ये सब, लैब में इतनी बार प्रैक्टिकल्स करे, क्यों नहीं सीखा? गलत है ना, देखो हमारे पास बेस भी तो होना चाहिए ना, तभी तुम तैयारी करने चल पड़े। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, आजकल 9th क्लास के बच्चों को आ रहा है सब चीजें, और हम 4 साल पीछे रह गए उनके साथ, कैसे भी कॉम्पिटिशन करेंगे? सब देखो यही तो रीजन है, हम कोटा भी जाएंगे तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। मान लो आपको कोटा भेज दिया किसी ने, जब कोटा की तैयारी कर लो, तो आप वहां से भागाएंगे, बोलेंगे पानी वानी नहीं सूट करे, ऐसे बहाना मार के आना पड़ा, क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा होगा। ये लाइन वाटर है, चूने का पानी, इसमें इस गैस को पास किया, जो मिल्कीनेस आती है, दूधिया रंग आता है, वो इसकी वजह से आता है। अब आपको एक बात बताओ, मैंने ये बात क्यों बोली, इस गैस को SO2 भी कर सकती है। SO2 गैस के अंदर अगर आप लाइम वाटर पास करेंगे ना, तो SO2 गैस भी मिल्कीनेस ला देगी, ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। देखो मैं ये सिखाना चाहता था, सिर्फ एक गैस चूने के पानी को दूधिया नहीं करती, 2 गैस कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये मुझे आपको सिखाना है, देखो इस बात को दिमाग में सेट करो आप। ठीक है, हमने एक गैस पढ़ रखी है, या किसी को एक भी नहीं आती, तो 2 गैसेस काम कर सकते हैं, ध्यान रखना। चलो अभी कर लेंगे एक साथ कॉपी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एक और बात आपको बताऊं, देखो देखता हूँ कुछ और केमिस्ट्री जो आपके यहाँ पे काम की हो, जिसको आप आराम से अडॉप्ट भी कर लें। आ, कुछ और चीज जैसे, कुछ खास नहीं, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा सकते हैं। ये आपको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में कराया था, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होता है। यहाँ पे SO2 ने क्या किया, ऑक्सीजन की स्टेट को डाउन कर दिया, तो कैसे काम कर रही है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है, ठीक है ना? ये देखो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी केमिस्ट्री है। चलो ये भी कुछ खास नहीं, कॉपी कर लो इसको। चलो कॉपी, जर्नल आएगा ना, मैं जनरल बातें बता रहा हूँ, मैं और डेप्थ सिखा सकता हूँ और बातें हैं बताने की, लेकिन मैं वो डी ब्लॉक पे कहीं शेयर कर दूंगा अभी बाद में, अभी नहीं डिस्कस करते। हमारे बच्चे यार जागे। हम्म। हाँ वाटर में सोल्यूबल मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी आपको फियरली सोल्यूबल तो मिल ही जाएगी, पोलैरिटी है इसके पास। क्या कह रहे थे आप, बताइए? सल्फर ट्राइऑक्साइड सोल्यूबल है, वो इससे ज्यादा सोल्यूबल है, इससे ज्यादा पोलैरिटी है उसके पास, ऐसे 2 बॉन्ड है फिर, तभी तो बना लेती है वो H2SO4। ठीक है, बातें नहीं, फेयरली, बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं कहता फेयरली सोल्यूबल मिलेगी आपको ये गैस, वरना ये गैस भी एफर्वेसेंस बनाती, जैसे CO2 गैस बना देती, वो बिल्कुल नहीं सोल्यूबल होती है। तो दैट्स द रीजन है, कोई दिक्कत नहीं, कि पानी में आपको सोल्यूबल मिल रही है, फेयरली सोल्यूबल। सब एनसीईआरटी से रीडिंग का, अपनी स्मेल के लिए फेमस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइम वाटर में पास करोगे चूने के पानी में तो मिल्कीनेस आएगी आएगी। बच्चे सीखो, मेहनत करो, मेहनत ये कहीं ना कहीं हमारी ना, दैट इज कॉल्ड 11th 12th की वीकनेस है। पढ़ाई वढ़ाई बंद होगी कॉलेज के अंदर, है ना? अब तो SD से पास हो, अब तो सब विद्या मंदिर से पढ़ के आए थे, हैं? हंसने वाली बात है, तो क्या किया वहां पे? कुछ नहीं, आप ना बोलिए बीच में, उनसे बात करें, आप अपना काम करो। कितने परसेंट मार्क्स तो आपके बोर्ड्स में? एक्चुअल में 50 थे बस, 17 अपने पास से ऐड कर दिए, यही हो रहा है हमारे कल्चर में। चलो कोई बात नहीं, सुनो, मेहनत करो तो ही। कहाँ है वाले उनके नोट्स, जो आप लेकर कल बैठे थे उस दिन लेके, बुकलेट्स? नहीं, घर पे पढ़ा करो ना, मुझे दिखाओ।
चलो खैर ये फाइनल है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोई इशू नहीं है, स्मेल के लिए फेमस है। तो ये सब जनरल हमें आए, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं सब ये। चलिए इसको रब कर दें, ठीक है ना। आप डाउट लेके जितने लेकर आइए, कॉलम लेकर आइए। ये आपको मैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में करा के आया था, ऐसा कैटलिस्ट बताया था मैंने आपको, तब भी बताया था। चलो ये सब इसको मैं अब यहाँ से रब कर रहा हूँ, बता रहे हैं, ठीक है, डन है ये। नेक्स्ट आर्टिकल इसको है ओजोन। अब देखो ओजोन के बारे में एलिमेंट्री स्टडी करते हैं। ओजोन वेल नोन फॉर्मूला O3 होता है, इसको ओजोन कहते हैं, एवरीबॉडी नोज। ओजोन क्या चीज है पता है आपको? वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको एक बात पता हो, ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसको अपर रूप कहते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, मत नोट करिए अभी। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक्चुअली ऑक्सीजन दो तरह से मिल सकती है हमें। एक तो ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म सेल्फ O2 है, जिसको डाइऑक्सीजन कहते हैं, और एक ओजोन है। ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। जैसे कार्बन की फॉर्म होती है डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, कोल, ऐसी ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। लेकिन ध्यान रखना ये मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल, वो लेस स्टेबल। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये लेस स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखना, ये हमें पता होना चाहिए। देखो इसको मैं चेक करके दिखा सकता हूँ, क्यों? अभी मैंने आपसे कहा था अगर आप ऑक्सीजन का, देखो चलो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया, क्लासिकल स्ट्रक्चर है। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही कहा था कि ऑक्सीजन को ऐसे मानना चाहिए, किसी बच्चे ने अगर ऐसे बनाया तो भी चल जाता है। आपको एक बात पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, किसी को याद है? टू, टू आता है, जस्ट टू आता है। आप चेक कर लीजिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर टू मिलता है। लेकिन अगर आप ओजोन बना के देखेंगे ना, देखो पहली बात तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब देखो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, मुझे पता नहीं आपको आती नहीं आती। इसमें डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस होगा। अब ये सब आपको ऑर्निंग वार्निंग सिखा सकती है। अब रेजोनेंस भी बड़ी कॉमन सी बात है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस प्ले कर रहा होता है, जिसको हिंदी में अनुनाद कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे बन जाता है, ओजोन मॉलिक्यूल। और आपको शायद पता होगा इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल नहीं होती है। रियल क्या होता है? इनका मिक्सचर। और मिक्सचर में दोनों बॉन्ड कैसे मिलेंगे पता है आपको? पार्शियल डबल। देखो ऐसे होती है ओजोन। अब आप महसूस करके देखिए, एक का बॉन्ड डबल और एक का पार्शियल डबल। नेचुरल डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, hence oxygen is more stable, hence oxygen is more stable and ozone is less stable, that's the reason। है जी। बट डजंट मैटर क्या हुआ, दैट इज ट्रू, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है और किसी के पास पार्शियल डबल, ये तो मैटर करता है। ये बात मानते हैं कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि वो दूसरों से हमेशा सुपीरियर बना देता है। ये जरूरी होना है, इसके सामने नहीं स्टैंड कर रहा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, उसके बावजूद ज्यादा स्टेबल है, ये हो सकता है। आप बॉन्ड की नेचर चेक करिए ना, एक का बॉन्ड डबल और एक का पार्शियल डबल। गॉट इट? तो ये कोई जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो कि रेजोनेंस उसको सबसे अच्छा बना देगा, ये किसी ने नहीं बोला। हाँ रेजोनेंस से ये अच्छा बन जाता है, लेकिन ये और भी अच्छा है क्योंकि इसका बॉन्ड और ट्रू है। चलिए खैर, नो वाला मेटॉन नोट करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन की बात करें, देखो ओजोन बनाने का एक ही तरीका है, आपको ऑक्सीजन को हीटअप करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे तो ऑक्सीजन टूटेगी, टूट के नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगी। वो नेसेंट ऑक्सीजन अदर मोलिक्यूल्स जुड़ के O3 बना देती। तो ये कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं है। वैसे प्रोसेस एंडोथर्मिक है, आपको हीट तो देनी ही पड़ेगी, बिकॉज ऑक्सीजन वाज मोर स्टेबल, ओजोन इज लेस स्टेबल। तो ये एक ऑर्डिनरी सी प्रिपरेशन है, ठीक है, कुछ खास नहीं। अभी इसकी आगे प्रॉपर्टीज करते हैं, नोट करो। जनरल जनरल सारा आएगा, पी ब्लॉक बहुत टेंशन में नहीं आना है, बातें मत करिए, नोट कीजिए इसको। ओजोन इज नॉट पैरामैग्नेटिक, डिसाइड कर लेते हैं। ओजोन इज नॉट पैरामैग्नेटिक बट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अभी देखो पता लगा लेते हैं कि ओजोन पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं है। बात है नहीं स्टूडेंट्स, काम करो, ये जो एनर्जी है ना इसको पढ़ाई में लगाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। पीवाईक्यूज करना शुरू करो इन चैप्टर्स के, ये तो रिवीजन का पार्ट है ना। पीवाईक्यूज से पता लगता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे। तो वैसे बुक से करना चाहिए, अब फिर वाले क्वेश्चंस करने चाहिए, बट अगर ज्यादा टाइम नहीं है, पीवाईक्यूज कर लीजिए आप। चलिए होपफुली क्लियर। ओजोन कैसे बनाते हैं वी हैव सीन, एक बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है।
चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। ये भी पी ब्लॉक के मेंशन आपको वहां से मिल रहा है, तो बहुत घबराने की बात नहीं। मैंने कहा ना कि वो लिख नहीं पाएगा, ये नोट्स ऑटोमेटिकली वहां से बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर रहा हूँ मैं अब। ओजोन एक ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला O3 है। नो डाउट O2 से लेस स्टेबल है, रिमेंबर दिस पॉइंट है, O2 इज मोर स्टेबल। तो थर्मोडायनेमिक्स से एक फंडा याद आ रहा है। थर्मो के अंदर एक कॉन्सेप्ट था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते थे तो हम उसमें क्या करते थे, एक मोल फॉर्म बनाया करते थे। वेल नोन है, जैसे एक मोल कंपाउंड बनाया, उसी के एलिमेंट से बना दिया। लेकिन आपको एक बात याद है, जैसे मान लो मैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा हूँ, किस किस से बनाऊंगा बताओ? एलिमेंट तो लूंगा, बट कार्बन की कौन सी फॉर्म लूंगा? जो उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी, दैट इज ग्रेफाइट लूंगा। और ऑक्सीजन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी वो लूंगा, दैट इज O2। मेरे को यहाँ पे ओजोन अलाउड नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट। मेरे को यहाँ पे ओजोन अलाउड नहीं है, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये O2 ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये वेल नोन पॉइंट था इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वहां पे काम आएगा। वो लोग यहाँ पे ओजोन भी लिख सकते हैं, तब भी रिएक्शन हो जाती। लेकिन ओजोन कहने से एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोला जाता। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। लीजिए ओजोन की प्रिपरेशन ऑर्डिनरी से हमने कर ली है। देखो प्रॉपर्टीज में कुछ स्पेशल बात हो। देखो ओजोन ना, एक लाइन लिख लीजिएगा, इसको डिस्कस करते हैं। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। ओजोन की ये प्रॉब्लम है, ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होती है, टूट जाती है अपने आप। देखो इसके टूटने की केमिस्ट्री आपको सिखाते हैं, इसके टूटने के पीछे रीजन क्या है। वाई इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल? ये स्टेटमेंट आपको एज सच कहीं मिल सकता है, किसी टेस्ट सीरीज में कहीं भी आ सकता है। ये एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर दो, वहां मिलते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स। देखो आपको इसको फील कराता हूँ कि ओजोन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल क्यों है। देखो ओजोन की नेचर होती है, ओजोन टूट के ना अपने आप को O2 में कन्वर्ट कर लेती है। देखो नोट नहीं करना प्लीज अभी। देखो इसने अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसकी रीजनिंग सुनो, देखो बच्चों इसकी रीजनिंग सुनो, टूटने के पीछे रीजन क्या है। आप पहले एक बात का मेरे को आंसर दो, ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? पक्की बात है एक्सोथर्मिक, बिकॉज़ O2 इज मोर स्टेबल, राइट। अब बताओ गैसेस मोल। देखो बच्चे, जहां गैस के 2 मोल थे अब 3 मोल हो गए। गैस के मोल बढ़ गए, एंट्रोपी बढ़ गई। करेक्ट है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। और आपको पता है, अगर केमिस्ट्री में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना, तो ऐसा प्रोसेस ना हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा प्रोसेस हर टेम्परेचर पे आपको स्पॉन्टेनियस मिलेगा। देखो अब मैथ से आगे देख लो, ये वैल्यू प्लस है और ये माइनस है, ये वैल्यू आपकी माइनस आनी ही आनी। और इसका माइनस आने का मतलब है कि प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर्स। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। ये इस प्रोसेस की खास बात है। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। नोट मत करना अभी। ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सुन लो, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। इसके पीछे रीजन है ओजोन का बहुत जल्दी टूट जाना, O2 + O में ब्रेक हो जाना। और ये ऑक्सीजन क्या करती है? ये ऑक्सीजन वेल नोन है, ये ऑक्सीडेशन करने पहुंच जाती है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। O2 ज्यादा स्टेबल है ना, तो वो टूटना चाहती है। ये दो लाइन सबको बहुत काम आने वाली रिगार्डिंग ओजोन। और ओजोन के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट, एक और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन परत है उसमें होल हो गया, उसमें छेद हो रहा है, तो उसको डिप्लीट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बहुत सारी चीजें हैं, CFCs हैं, NO है। वो सब क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। ओके, तो ओजोन का डिप्लीशन के पीछे कॉज यही होता है। चलिए क्लियर सो फार। बोल देता हूँ, नोट कर लो जो मैंने बोला था, लिखो। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। बातें नहीं यार, बातें नहीं। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। तो उसके नीचे आप ये रिएक्शन लिख लो। इट्स अ बेस्ट प्रूफ फॉर यू कि ओजोन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल क्यों है। देखो ओजोन ऐसे टूट जाती है, टूटने का फायदा है आपके सामने, डेल्टा एस हाईली पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है। और ये दोनों चीजें अगर कहीं पे हो ना, ऐसा प्रोसेस हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है, फिर नो।
ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है, जाके देख लीजिए, रिवाइज करिए, रिवीजन करिए स्टार्ट। ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है कि ऐसा प्रोसेस हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है, बिकॉज डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आता है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओजोन इज थर्मोडायनेमिक एंड स्टेबल। देखो, ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट मेंशन करो, ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ये अपने में से नेसल टॉक्सिन रिलीज कर रही है। अभी नेसल टॉक्सिन बड़े आराम से ऑक्सीडेशन कर देती है, और इसको ब्रेक होने का क्या फायदा है, क्योंकि O2 इज मोर स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनने के लिए O2 में टूट जाती है, और साथ में नेसल टॉक्सिन निकालती है, वो ऑक्सीडेशन करने पहुंच जाती है। तो ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके नीचे रिएक्शन लिख लो। देखो, दो बातें हो गई। एक बात मैंने क्या बोली थी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसमें जो होल हो गया है, उसके पीछे कॉज है, बहुत सारी चीजें हैं, CFCs है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। तो मैं यहाँ पे ना एक ऑक्साइड को स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ, NO। अभी हमारे नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। NO एक गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ओजोन को ब्रेक कर देती है, वहां से एक ऑक्सीजन को पुल करके ना ऐसे तोड़ देती है। तो ये ब्रेक होने के पीछे रीजन। तो ये दो तीन जनरल बातें हैं ऑक्सीजन ओजोन के बारे में, आपको पता होनी चाहिए हमेशा। ठीक है। तो ओजोन भी हमारा कंप्लीटेड ही है, कोई इशू नहीं है। बाकी आप प्रॉब्लम लेकर आइए, मैं और इंप्रूव कर दूंगा। डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम का लेवल क्या रहेगा। इसलिए कहते हैं क्वेश्चंस करो, बहुत इंप्रूवमेंट क्वेश्चन करने से ही होगा। तो ये मैं सबको अच्छे से आए, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओजोन भी हमारा पूरा हो गया। एक छोटा एक आर्टिकल और कर लेते हैं, इसी ग्रुप में है। उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। देखो, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब अपर रूप बोलते हैं हिंदी में। जैसे रोम्बिक सल्फर, एक सल्फर होता है रोम्बिक। रोम्बिक ये चैप्टर सोलिड स्टेट का वर्ड है, अभी तो याद ही करना पड़ता है। एक मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक। ये वर्ड सब चैप्टर सोलिड स्टेट में आते हैं। इसको अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं, इसको बीटा फॉर्म भी बोलते हैं। नोट कर लो, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ठीक है, दो तरह का सल्फर होता है। और एक लाइन स्पेशली मेंशन कर लो, कहीं काम आए आपको। रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल। ये लाइन मेंशन कर लो, रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल। ये इंटरेस्टिंग बात है। रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपने रोम्बिक सल्फर की हीटिंग करी ना, देखो एक छोटी सी बात समझना प्लीज सब बच्चे। आप रोम्बिक सल्फर की हीटिंग करनी शुरू करो, उसे गर्म करना शुरू करो। तो क्या होगा, जब आप इसकी हीटिंग करेंगे ना, 369 कैलविन से ऊपर, देखो बात सुनना, ये टेम्परेचर बता रहा हूं मैं, तो आपको बीटा फॉर्म में मिलेगी। इससे नीचे आपको मिलेगी अल्फा। लेकिन ये टेम्परेचर ऐसा होगा जिसमें दोनों होंगे। और इस टेम्परेचर को पता हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन। जिस टेम्परेचर पे ये समझो, जिस टेम्परेचर पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। उससे नीचे जाएंगे तो अल्फा को फायदा होगा, उससे ऊपर आपको बीटा को फायदा होगा। तो एक बार ये भी हाईलाइट कर लो इस कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। हाईलाइट कर सकते हैं। ग्रुप 16 हमारा पूरा, ग्रुप 16 हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया, सब चीजें डिस्कस कर ली। बाकी आप प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे तो और देखा जाएगा, प्रॉब्लम के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। और 15 की स्टार्टिंग करने वाले हैं इसके बाद। डिस्टर्ब 15 की स्टार्टिंग करें, ग्रुप 15। 15 ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन फेवरेट है। 15 ग्रुप भी बहुत लिखने आते हैं। ग्रुप 15 बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है बच्चे, 15 ग्रुप की स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको। तो कोई टेस्ट सीरीज में पी ब्लॉक अभी नहीं आया कहीं। आप शुरू करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। लिख लीजिए नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं बताओ। नाइट्रोजन लिखो,
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। टिन जो होता है वो कार्बन फैमिली में है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये 5 मेंबर होते हैं। अब इन पांचों की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली के 15 की। इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया एडवांस तक में क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर प्रॉब्लम है यहाँ से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन फैमिली की बिगिनिंग करने जा रहे हैं। एक मिनट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इसके मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका 15, इसका 33, इसका 51 और इसका 83। आपको मैंने पहले भी ट्रिक शेयर की है कैसे एटॉमिक नंबर मेमोराइज करे जाते हैं। वैसे जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस होता है शुरू के 2 मेंबर में? 8। फिर 18 चलता है, फिर 18 का होता है, यहाँ पे 32 का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मेंबर आता है, आप 32 ऐड करके देख लो, 115 आएगा। ये हमारा नेक्स्ट मेंबर है। किसी को पता है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बोलो बोलो। अन अन पेंटियम। सिंबल क्या बनेगा? यूयू पी, ये इसका सिंबल होगा। यहाँ पे डिफरेंस 32 का है। चलो खैर, अभी को इस फैमिली के बारे में पढ़ना है। बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। मत लिखिए ना, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कॉपी कर रहे हैं इसको। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NS2 NP3 NP3। कुछ इससे दिमाग में स्ट्राइक किए? P3 सुन के कुछ दिमाग में आया? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, अर्ध रूप से भरा हुआ। क्या फायदा होता है ऐसे ही से? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। देखो जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, कुछ ज्यादा ही स्थायी होता है, ध्यान रखना। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। दैट्स इंपॉर्टेंट यार। ओके। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बात नहीं करनी है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड क्या बना देगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब मेक्स इट एक्स्ट्रा स्टेबल। देखो ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बना देगा, बात नहीं करनी बच्चे। मेक्स इट एक्स्ट्रा स्टेबल, ये इसकी सबसे खास बात है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बात नोट मत करना, इस लाइन का आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये हमारा 15 ग्रुप है। इससे अगली फैमिली कौन सी आती है? ग्रुप 16, जो अभी रिसेंट अभी फिनिश की हम लोगों ने। देखो ये ऑक्सन फैमिली के मेंबर्स हैं। को बता सकता है ज्यादा आयनाइजेशन थैलेपी किसकी है? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की? नाइट्रोजन की, जबकि होनी चाहिए ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोलाइट बढ़ती है आयनाइजेशन थैलेपी, उसके बावजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हरा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? दीज आर दीज आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड देखो एक्स्ट्रा स्टेबल बना देता है ना। तो एक्स्ट्रा स्टेबल क्या करता है? आयनाइजेशन थैलेपी को राइज कर देता है। इट राइजेस आयनाइजेशन थैलेपी। देखो यहां से पता लग जाता है। देखो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन और बनाऊं, नोट मत करो इन चीजों को, जनरल चीज है, मैंने बताया सब एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली हाफ फील्ड ने एक्स्ट्रा स्टेबल बना दिया, आयनाइजेशन थैलेपी को राइज कर दिया, और इतना राइज किया कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को उन्होंने बीट कर दिया। अब देखो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखो सोच के बताना, नाइट्रोजन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी 3 आयनाइजेशन थैलेपी निकालू, फर्स्ट देखो हाफ फील्ड है, ध्यान रखना, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालू वन बाय वन, बताओ मैक्सिमम आयनाइजेशन थैलेपी कौन सी होगी? मैडम क्या लिख रही है, प्लीज सुन लीजिए यहाँ पे। बताओ कौन सी मैक्सिमम आयनाइजेशन थैलेपी होगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हाफ फील्ड है, ध्यान रखना।
थर्ड ही होगी। देखो शीज राइट है, ये मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ। बच्चों के दिमाग में ये आता है ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, बट गलत है। ध्यान रखना, थर्ड हमेशा हाईएस्ट होगी। थर्ड मोर देन सेकंड मोर देन फर्स्ट, फोर्थ होगी तो और भी ज्यादा होगी। इस बात को देखो मैंने स्पेशली जानबूझ के पूछा है। कोई भी ऐसा अच्छा रीजन बना सकता है। बच्चे के दिमाग में आएगा ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आगे आसान होगा, बट नोट सो। हाफ फील्ड से तो मुश्किल होगा, आगे जा रहे हैं और मुश्किल होगा, बिकॉज ईएनसी बढ़ेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा इस फैमिली के अंदर, मतलब ये सबके लिए। देखो एक कॉमन फंडामेंटल है, ये कॉमन फंडामेंटल है, हर जगह काम आ सकता है किसी भी एलिमेंट के लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट से मुश्किल होता है, थर्ड निकालना और मुश्किल होता है, फोर्थ निकालना और भी मुश्किल होता है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, नोट करो। अब लिखिए, को मना नहीं कर रहा, पहले समझिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी आनाइशन थेरेपी का ऑर्डर रहेगा। कर लीजिए कॉपी। अब जिसको नोट करना नोट करें, कुछ लगता है काम की बात लिखो। दो तीन बातें जो मेन मेन है उसी को हाईलाइट करें आप, अननेसेसरली। कोई किसी के पास फीवर क्यूज नहीं है, कोई बुक लेके नहीं आते आप लोग? सही बात है, बहुत सर्दी हो रही है, उसको मत निकालिए बुक को बाहर, ठंड लग जाएगी। आपको ना लगे उसे लगे, आपको लग जाए कोई बात नहीं, उसको ना लगे। आप तो फिर भी मेडिसिन तक ठीक हो जाएंगे, उसका क्या होगा? तो थर्ड मोर देन सेकंड मोर देन फर्स्ट है, ऑलवेज फॉरएवर। कोई जरा से गलती ना हो इसमें कि इसको सोचा कि फर्स्ट ज्यादा है सेकंड ज्यादा, नोट सो। जितना आगे जाते जाओगे ईएनसी बढ़ता है, और ईएनसी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को पुल करना मुश्किल हो जाता है, वेल नॉन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस टू एनपीटी, कॉमन सी बात। चलिए वो फुली क्लियर। और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन थैलेपी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती है। ज्यादा होने के पीछे रीजन है इनका एग्जैक्टली हाफ फील्ड होना। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट, ठीक है? अब करें। दो तीन बातें मेन है वो लिखिएगा बस। अगला हेडिंग है एटॉमिक साइज, नोट कर लीजिए, टॉपिक नेम एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज की बात करते हैं। बताओ पी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज कैसा होता है? ओवरऑल स्मॉल ही होता है, और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? बढ़ता है। एटॉमिक साइज स्मॉल होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। दैट्स वेल नोन। एटॉमिक साइज बढ़ता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाइट्रोजन सबसे छोटा है, फॉस्फोरस उससे बड़ा है, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। एटॉमिक साइज को लेके बड़ा कॉमन सा प्रिंसिपल ये है। ठीक है, अभी लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देख लिया हम लोगों ने, हाई है। और डाउन द ग्रुप क्या होती है? घटती है, डिक्रीजेस। इसको लेके भी कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ इनकी स्टेट कहां से कहां से होती है, किसी को पता है? करेक्ट, यस, -T2 + 5। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, को 3 ले सकते हैं एटमोस, और 5 वो दे सकते हैं। देखो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे +5 की स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और बिस्मथ के लिए +5 दिखाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, उसमें अच्छा खासा प्ले कर रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ, अच्छा बिस्मथ +5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बताओ क्या चाहेगा वो? प्लीज स्टेट डाउन करूं और वो की अप करूं, नेचुरली कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है? ये भी कॉमन सा फंडामेंटल है, नथिंग स्पेशल। अच्छा, हमारे सारे प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी बहुत सारी बातें आपको अब नॉर्मल मिलेगी मिलेंगी। वो सब चीजें बीच में बताता रहूंगा मैं आपको ना। तो ये दो तीन कॉमन फंडामेंटल बताए। एक छोटी सी बात और शेयर कर दूं, कोवैलेंसी की बात करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर आप नोट कीजिएगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। इसको हिंदी में कहते हैं सहसुजकता ऑफ नाइट्रोजन इज 4, while ऑफ अदर इज 6। while ऑफ अदर इज 6। देखो बात नहीं करनी है, आपको नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 मिलेगी। अच्छा क्या होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी को बताएं? मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब क्या है? करेक्ट, यस। मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है? देखो नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, फिर चौथा बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट अगर यहीं पे फॉस्फोरस होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 एक और बना लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? डी सब्शन। उसमें डी सब्शन।
डिसब्शन की वजह से वो एक और बना सकता है कोवेलेंसी, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, फास्फोरस के 6 है। नाइट्रोजन की 4 और फास्फोरस के 6। स्टेट वाली बात भी कर दी मैंने, एटॉमिक साइज की बात भी कर दी, नोट कर लिख लीजिएगा। सब कॉमन से प्रिंसिपल्स हैं, अब नोट कर लो आप लोग। मैक्सिमम कोवेलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है, ये रेंज पता होनी चाहिए हमें। आयनाइजेशन थेरेपी का क्या स्टैंडर्ड है, एटॉमिक साइज किस तरह का है। ये पूरा ग्रुप स्टडी कर रहा है, देखो इसी के ऊपर बहुत लेक्चर होगा, बहुत डिटेल में देखेंगे। और जो एलिमेंट टॉप पर बैठा होता है आपको पता ही है, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी अब नॉर्मल मिलती है। उसके साथ ये इशू है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको अब नॉर्मल मिलेंगी। वही स्मॉल साइज है, डिसप्शन की एब्सेंस है। बताओ क्या समझ नहीं आ रहा पीछे, गज बताओ। लास्ट लाइन लिखा है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 while of other is 6। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 while of other is 6। उसके पीछे रीजन है, अदर्स के पास क्या है, डी सब्शन है, और नाइट्रोजन के पास डी सब्शन नहीं है। नाइट्रोजन ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, 3 तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन फास्फोरस के लिए 6 बॉन्ड बनाना कोई टफ जॉब नहीं है, अदर भी सब 6 बना सकते हैं, उनमें डी सब्शन। तो ये जनरल चीजें सारी आपको आए। अब देखो इसी ग्रुप को डिटेल में स्टडी करना है हमें ना, और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा ये वाला ग्रुप। Some artificial disturbances. बहुत सारी गाय किसी तरह का लग नहीं है। इतना से जैसे बात करते हैं, बस चलो मिलेंगे सब चाहते हैं। इज इट क्लियर, ये सब बच्चों को अच्छे से आए। अब देखो इसी ग्रुप को डिटेल में स्टडी करते हैं।